प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं वो इसलिए भरते हैं कि उस टैक्स से इस शहर में कुछ अच्छी सुविधाएं उनको मिल सके, न कि इसलिए भरते हैं कि वो पैसे जो है डूब जाए। तो Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आए थे आज महानगर पालिका, जैसे आए वैसे आज आयुक्त साहब का आज इंटरव्यू था हमारे चैनल पे। पहली बार आज आयुक्त साहब हमारे चैनल पे आए थे, उनके लिए उनको धन्यवाद। तो आए थे तो जैसे बाहर निकल रहे तो आज हमें नरेश रमन जी महानगर पालिका के बाहर मिल गए। तो मैंने कहा नरेश जी आप महानगर पालिका आए थे, बिल्कुल, क्या विषय लेके आए थे और क्या आपने कुछ पत्र दिया, ऐसे कुछ मालूम पड़ा कि आप कुछ एनवर्ड करवा रहे थे, क्या विषय क्या था? यस, देखिए इस शहर के कई ज्वलंत मुद्दे वो मैंने एक पत्र के रूप में बना करके उल्लास सिटीज़न फोरम के पैड पे हमारे साथी भी हमारे साथ आए थे, आयुक्त के साथ बैठ कर के एक एक मुद्दे के ऊपर मैंने उनसे बैठ के चर्चा की। उन्होंने एक एक चीज़ को समझा और उस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने के लिए भी उन्होंने कहा है। मेरे सामने ही डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह को जो जिनसे कंसर्न डिपार्टमेंट था उनको बुलाया, उनको आदेश दिया गया है। और उसके साथ साथ मैं बताऊं, मैं मुद्दे तो सब बता रहा हूं शहर को पता चले, लेकिन उसके साथ साथ उनसे मैंने ये भी बात की कि अगले महीने में मैंने 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, हमें फिर से अपॉइंटमेंट दीजिएगा। जो मैं आज आपको मेमोरेंडम देके जा रहा हूँ, शहर के इशू देके जा रहा हूँ, उसके ऊपर हम फिर से उसको रिव्यू करेंगे कि जो मैंने मुद्दे आपको दिए उस पे महानगर पालिका ने कौन सा काम किया और कहाँ तक पहुँचे हैं। और उसके साथ अगर और कुछ इशू हमें शहर में दिखाई दिए तो हम वो भी उठाएंगे। तो उसमें सबसे पहले मैंने मुद्दा उनको बताया कि मीडिया में ये बात खुले रूप से चर्चा हो रही है कि 25 करोड़ रुपए का आप पानी रिपेयर का ठेका 5 बरस के लिए देने जा रहे हो, पानी की लाइंस के रिपेयर्स का ठेका, जो कि 1 बरस का 5 करोड़ होता है, एक दिन का 1,38 लाख रुपया होता है। ये 13 किलोमीटर का शहर है, इसके हिसाब से बहुत ऑन द हायर साइड है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग 1-1 रुपया इकट्ठा करके प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं। वो इसलिए भरते हैं कि उस टैक्स से इस शहर में कुछ अच्छी सुविधाएं उनको मिल सके, न कि इसलिए भरते हैं कि वो पैसे जो है डूब जाए। तो देखिए पानी के विषय में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कल या 1-2 दिन पहले हम लोग ने कुमार इलानी जी का हम लोग ने इंटरव्यू किया था, उसके उन्होंने दिखाया था कि उन्होंने कहा था कि भाई 50 MLT शहर में हम बढ़ा रहे हैं। तो वैसे ही आप अगर देखोगे कि पानी की जो समस्या है वो सालों साल से, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी घर पे या मेरे इवन मैं अपने घर में बोलूँ या आपके घर में बोलूँ, आधे पौने घंटे से ज़्यादा पानी आता नहीं है। लेकिन जब लोग जब ब्लू लाइन का जब प्रोजेक्ट लेके आए थे ब्लू लाइन का, तब उस टाइम ऐसे बोला था कि ये प्रोजेक्ट आने के बाद इक्वालिटी जो होगी, जो इक्वालिटी जो होती है पानी सप्लाई की, जो पानी डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके बाद में पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और 50 MLT अगर बढ़ेगी तो शहर के ऊपर और बोझ बढ़ेगा। तो और बोझ बढ़े, पहले से टैक्सेस इतनी लगी हुई है और सर्विस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं शहर के अंदर। तो वैसे ही जैसे हर टाइम हम कहते हैं कि भाई अगर सर्विस ही नहीं तो टैक्स किस चीज़ की, लेकिन ठीक है टैक्स तो भरना है, जैसे महानगर पालिका चलेगी कैसे। ये 50 MLT अगर बढ़ेगी तो क्या लगता है आपको कितना और बोझा पड़ सकता है शहर वासियों के ऊपर? सबसे पहले अगर आप पानी पे बात कर रहे हो, मेरे तो और भी इश्यूज़ हैं, मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, लेकिन अगर पानी पे बात कर रहे हो तो मैं MLA श्री कुमार इलानी जी के इस तर्क के साथ कि 50 MLT इस शहर को पानी बढ़ा के दे रहे हैं या बढ़ाने की वो लोग बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इस शहर की जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से पर्याप्त मात्रा में 125 के आसपास में MLT पानी ऑलरेडी हमारे शहर में आ रहा है, जो कि पर्याप्त है। सवाल है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का। लीकेजेस जो हो रही है, 40% हमारे शहर के अंदर पानी वेस्ट होता है, लीकेज होता है, उस लीकेज को रोकना है। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जिसके लिए कोणार्क की ब्लू लाइन बिठाई गई थी कि क्योंकि जो GI के पाइप्स थे उसमें पाइप में कोई कहाँ से लेके गया, कोई कहाँ से लेके गया, उनको पता ही नहीं चल रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो इन्होंने कहा कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी पाइपलाइन इस शहर में बिठाई जाएगी, उसी में से ब्लू लाइन्स करके हर लोगों को, हर शहरवासी को, टैक्स उपभोक्ता को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए हम पानी देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न केवल इतना, 125 कोटी की जो टेंडर बनाई थी, उन्होंने फ्लोट की थी, वो बढ़ाते बढ़ाते 300 कोटी से आगे निकल गई। पैसे देते गई महानगर पालिका, लेकिन काम की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जबकि काम मेरे हिसाब से
50% भी नहीं हुआ था, उन्होंने 95% काम हो गया करके चिट्ठी देके अपने पेमेंट लेके निकल गए। और आज भी शहर उसी चीज़ के लिए भुगत रहा है। आज फिर से वो लीकेजेस और ये सारी चीज़ें आ रही है। और हमारे एमएलए कह रहे हैं 50 MLD के तर्क के साथ मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। 50 MLD क्या, आप 100 MLD भी बढ़ाओगे, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर नहीं है, लीकेजेस हैं, तो फिर भी वही समस्या बनी रहेगी। तो अननेसेसरी वो जैसे आपने बताया वो हमारे शहर के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा। अब दूसरा नंबर मुद्दा जो मैंने उनके साथ उठाया वो ये था कि इस शहर के अंदर अभी भी पोथ होल्स जो है वैसे ही हैं, भरे नहीं गए हैं, ईमानदारी से नहीं भरे गए हैं। कहाँ पे एसी कोटिंग प्रॉपर नहीं हुई है, रोड की हालत वैसे की वैसे खस्ता है। तो कृपया करके किसको आपने टेंडर दिया है उसको बुलाओ, अपने कमिश्नर्स लोगों को लगाओ, अपने लोगों को लगाओ, विज़िट करो। आपको चाहिए आप पर्सनल विज़िट करो, देखो शहर की हालत रोडों की क्या है और उनसे वो काम करवा के लीजिए, क्योंकि सेटिस्फैक्ट्री वर्क हैज़ नॉट बीन डन। उसकी पेमेंट आप रोक दीजिए। ये भी उन्होंने माना, ठीक है। तुरंत उन्होंने एडिशनल कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को बुलाया और उनको ये पूरा आदेश दिया कि आपको इसको पर्सनल विजिट करके मुझे रिपोर्ट करनी है। उसके सिवा जो मैंने तीसरा मुद्दा उठाया उनके साथ वो ये था कि इस शहर में जो सीमेंट ब्लॉक रोड चालू है, जहाँ पे भी चालू है, ये मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से, काफ़ी बरसों से बल्कि, कि ग्रिड पाउडर उसमें यूज़ किया जा रहा है। अब ग्रिड पाउडर यूज़ करने से सैंड नहीं यूज़ करते हैं, तो ग्रिड पाउडर यूज़ करने से क्या होता है, उसकी जो रोड की लाइफ है वो बड़ी नहीं होती है। बहुत कम बरस में, मतलब 6 महीने से 1 बरस में वो कई जगह पे दरारें पड़ जाती है, फूट जाता है। तो इतने करोड़ों रुपये खर्चा करने के बाद अगर ऐसी हालत हो जाए घटिया मटेरियल की वजह से, तो वो बिल्कुल अलाउड भी नहीं है। महानगर पालिका के नाम्स के हिसाब से ग्रिड पाउडर इज़ नॉट टू बी यूज्ड ऑन दी सीमेंट ब्लॉक रोड्स। ये क्लियर लिखे होने के बाद भी ये ऐसा हो रहा है, तो इसको कंट्रोल कीजिए, सैंड यूज़ करवाइए। और उसका दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब ये ग्रिड फटना चालू हो जाती है, ये सीमेंट ब्लॉक फटने चालू हो जाते हैं, तो सीमेंट की धूल जो है ऊपर उठती है। एक्चुअली सीमेंट की नहीं है, वो जो ग्रिड पाउडर है उसकी धूल उठती है। वो धूल से लोगों को टीबी हो सकती है, लोगों को बहुत तकलीफ होती है, लोगों के दुकानों में और रास्तों पे मट्टी लगती है। तो उसको रोकने के लिए आप मशीन लेके आते हो कि मशीन से पानी से शिकार करेंगे, तो अरे धुआं हो क्यों रहा है, उसको रूट काज को ख़त्म कीजिए ना। आप तो कितनी मशीनें लाएंगे, तो जड़ को ख़त्म कीजिए। तो वो भी उन्होंने सुना और वो भी नोट किया, सारी चीज़ों को समझा। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि देखिए इस शहर में और एक मुद्दा है, वो है भूखंडों का। सबसे अहम मुद्दा भूखंड। यहाँ पे इस शहर में कई लोगों को सीडीज़ बना के एसडीओ देते जा रहे हैं, और वहाँ पे जो भूखंड महानगर पालिका के हैं उनकी भी सीडीज़ निकल रही हैं। उसकी वजह भी उनको मैंने बताई कि 1987 में कुछ प्लॉट्स एसडीओ ने कारपोरेशन को हैंडओवर किए थे। अब क्योंकि कारपोरेशन की तरफ से त्रुटि हुई थी, प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए थे, वो फॉर्म्स प्रॉपर नॉर्म्स नहीं फॉलो होने की वजह से हुआ ये कि वो ज़मीनें जो थी आज भी वहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स पे महाराष्ट्र शासन की करके दिखा रहे हैं। और वो महाराष्ट्र शासन की ऐसा करके वो जो है जिसको चाहिए वो अलॉट कर रहे हैं, उसको तुरंत रोकना है। तो उसको सभी को अपने ताबे में ले लो, लेटर लिखो उनको। होता क्या है कि कुछ मुद्दों में मैंने उनको बताया भी कि हमारे जो 2017 में डीपी प्लान पास हुई है उसमें भूखंड रिजर्व दिखाया गया है, जबकि उसकी सीडी उन्होंने बाद में 2 बरस के बाद उन्होंने सीडी भी निकाली है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो एसडीओ को यहाँ पे एनओसी लेना चाहिए, यहाँ पे एकदम उनकी नज़र होनी चाहिए कि हमारे भूखंड कौन से हैं। उसको बीपीएमसी एक्ट में एक अल्फ़ाबेट आई के हिसाब से शेड्यूल है, उस शेड्यूल में मालमत्ता डिपार्टमेंट को सारी जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी हमारे भूखंड हैं, उसको लिस्ट करना है, रिकॉर्ड रखना है उसका प्रॉपर से, कोई उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और मैंने उनसे कहा जो हमारे भूखंड बचे हुए हैं उसकी सीडी तो आप अपने ताबे में ले ही लीजिए, उसके साथ साथ वहाँ पे अपना बाउंड्री लगा के फलक वगैरह लगा दीजिए कि ये यूएमसी का प्लॉट है, कोई उसे छेड़छाड़ न करे। केवल फलक लगा के और बाउंड्री लगाने से भी काम नहीं चलेगा। आपका कोई भी जिम्मेदार आदमी रेगुलरली उसको विजिट करता रहे, कि ऐसा तो नहीं दीवार फांद के दीवार तोड़ के कोई इंक्रोच कर रहा है ज़बरदस्ती, तो उसको संभालना भी उतना अति आवश्यक है। नहीं तो आने वाले पीढ़ियों को हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे सिवाय सीमेंट कंक्रीट के जंगल के सिवा। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके साथ मैंने उनको कहा कि फुटपाथ जो है 1 नंबर से 5 नंबर तक फुटपाथ दोनों तरफ से इंक्रोच हो चुकी है, फिर वो दुकानदारों की तरफ से हो या जो फेरी वाले हैं उनके तरफ से हो या दूसरी चीज़ों की वजह से, तो फुटपाथ लोगों के लिए खाली करवाइए। उसके लिए आप फुटपाथ नहीं होगा तो लोगों को एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा है, और उससे ट्रैफिक की समस्या भी कुछ हद तक दूर होगी। लोग ट्रैफिक वो जो फुटपाथ है वो यूज़ कर पाएंगे। आज की तारीख में फुटपाथ 1 नंबर से 5 नंबर तक दोनों तरफ की फुटपाथ इंक्रोच हो चुकी है। उसको खाली करने का आप क्या तरीका निकालते हैं वो निकालिए, लोगों के यूज़ के लिए लाइए, ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी, लोगों को भी तकलीफ कम होगी। और जो ऐसे इंक्रोच करते हैं उनके ऊपर आप जो दंडित कार्रवाई करनी है, पहले उनको नोटिस दीजिए, उनको बोलिए कि मत नहीं करना है, आगे जो कार्रवाई करनी है उसके ऊपर कीजिए।
उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया उनको, उन्होंने माना है कि अगले महीने फिर मैं उनसे बैठूंगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम रिव्यू लेंगे, कितना काम हुआ नहीं हुआ, और आगे और शहर के इशू जो हमारे सामने आएंगे वो भी उनके साथ उठाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं हर महीने आपको इसके लिए समय दूंगा। एक और छोटा सवाल, कुछ दिनों से ऐसे चर्चा है पूरे शहर के अंदर कि नरेश चंद्रमानी ने आम आदमी पार्टी में प्रवेश हुए। सुन के मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि आपके और मेरे काफ़ी पुराने संबंध भी है, काफ़ी लोगों ने मुझे भी फ़ोन किया, तो मैं खुद कंफ्यूज था। मैंने आपको 6-7 बार फ़ोन भी लगा, आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद फिर बात ही नहीं हुई आपकी मेरी। तो फिर ये एक्चुअली लोगों को जानना है कि नरेश चंद्रमानी जी क्या सही में आम आदमी पार्टी में प्रवेश हो चुके हैं या ये एक महज अफवाह है? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, सभी शहरवासी ध्यान से सुनिएगा। मैं समाज सेवक हूँ, समाज सेवक बन के ही रहूँगा, और मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की है, मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं है। मैं अपना जैसे समाज सेवक बन के काम करता हूँ वैसे ही कर रहा हूँ। ये सारे चीज़ों का मैं बिल्कुल 100% खंडन करता हूँ। मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की है। जय हिंद दोस्तों। बहुत अच्छा लगा नरेश जी से बात करके हुए। नरेश जी तो हर टाइम बात होती रहती है, लेकिन आज कारपोरेशन के बाहर एक नए लोकेशन में अच्छा लगा नरेश जी आपसे बात करते हुए। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।